दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी थ्रिलर स्टोरीज में। आज का कहानी का टाइटल है ब्लैक मंडे का मास्टरमाइंड। दलाल स्ट्रीट की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री और स्कैम। ये कहानी काफ़ी रोमांचक है और रियल इंसिडेंट पे आधारित है, तो कृपया ध्यान से सुने और कहानी को अंत तक सुने। और अगर आपको ये पसंद आई है, तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मायाजाल का प्रवेश द्वार। मुंबई की बारिश में एक अलग ही महक होती है। धूल, समंदर का नमक और पैसा। 22 साल का विक्रांत जब वीटी स्टेशन सीएसटी पर उतरा तो उसके पास सिर्फ एक सूटकेस था और आंखों में दलाल स्ट्रीट के चमकते ग्राफ। उसने पुरानी किताबों की दुकान से स्टॉक मार्केट की एक फटी हुई किताब खरीदी थी जिसे उसने 1000 बार पढ़ा था। उसे नौकरी मिली एक छोटे से ब्रोकिंग ऑफिस में। वहां का माहौल पागलपन भरा था। चिल्लाते हुए ट्रेडर्स, गिरते उठते नंबर और लाल हरे रंग की बत्तियां। विक्रांत ने गौर किया कि यहां हर कोई टिप के पीछे भाग रहा है, लेकिन कोई भी डाटा नहीं देख रहा। उसने रातों को जागकर एक्सेल शीट्स पर एल्गोरिदम बनाना शुरू किया। उसे समझ आया कि अगर आप एक साथ 100 अकाउंट से एक ही वक्त पर शेयर खरीदें तो सिस्टम उसे बाइंग प्रेशर समझकर दाम बढ़ा देता है। ये गैर कानूनी था, लेकिन विक्रांत के लिए ये अमीर बनने का सबसे छोटा रास्ता था। इस अध्याय को आप विक्रांत के संघर्ष और उसके द्वारा खोजे गए पहले ग्लिच के विस्तार से बढ़ा सकते हैं। आंकड़ों का जादूगर। विक्रांत अब जान चुका था कि बाजार भावनाओं से नहीं बल्कि वॉल्यूम से चलता है। उसने अपने गांव के कुछ दोस्तों के नाम पर डीमैट अकाउंट खोले। उसने एक ऐसी कंपनी चुनी जिसका नाम किसी ने नहीं सुना था, आर्यन टेक्सटाइल्स। शेयर की कीमत थी मात्र 2 रुपए। अगले 1 महीने तक विक्रांत ने खुद से खुद को ही शेयर बेचे और खरीदे। बाजार के रडार पर आर्यन टेक्सटाइल्स चमकने लगा। अचानक न्यूज चैनलों पर चलने वाले टिकर्स में इस कंपनी का नाम आने लगा। छोटे निवेशकों को लगा कि यहां कोई बड़ी खबर आने वाली है। विक्रांत ने देखा कि कैसे भीड़ भेड़ चाल में उसके पीछे आ रही थी। 2 रुपए का शेयर 50 रुपए पहुंच गया। विक्रांत ने अपनी पहली कमाई देखी, 50 लाख रुपए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। पहली जीत का नशा पैसा आने के साथ ही विक्रांत का रहन सहन बदल गया। अब वो वर्ली के एक सी फेसिंग अपार्टमेंट में रहता था, लेकिन जीत के साथ ही दुश्मन भी पैदा हो गए थे। बाजार के पुराने दिग्गज, जिन्हें बुल्स और बियर्स कहा जाता था, उन्हें ये खटकने लगा कि कोई बाहरी उनके इलाके में शिकार कर रहा है। तभी उसकी मुलाकात हुई माया से। माया एक तीखी नजर वाली बिजनेस जर्नलिस्ट थी। उसने विक्रांत से एक पार्टी में पूछा, मिस्टर आर्या, आपकी कंपनी फिनिक्स का मुनाफा 400% कैसे बढ़ गया, जबकि आपने एक भी फैक्ट्री नहीं लगाई? विक्रांत मुस्कुराया और बोला, मैडम, मैं फैक्ट्री नहीं, भविष्य बेचता हूं। माया को समझ आ गया था कि इस मुस्कान के पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम छिपा है। फीनिक्स कैपिटल का उदय 50 लाख की पहली कमाई ने विक्रांत को यह समझा दिया था कि अकेले खेलने की एक सीमा होती है। उसे एक ऐसे नाम की जरूरत थी जो बाजार में भरोसा और खौफ दोनों पैदा कर सके। उसने जन्म दिया फीनिक्स कैपिटल को, बीकेसी के एक आलीशान दफ्तर में, जहां कांच की दीवारों से पूरी मुंबई दिखती थी। विक्रांत ने अपनी टीम तैयार की। उसने समीर को काम पर रखा, जो एक डार्क वेब एक्सपर्ट था। समीर का काम था हजारों फर्जी आईपी एड्रेस और विदेशी शेल कंपनियों का नेटवर्क बनाना, ताकि सेबी की नजर से बचा जा सके। विक्रांत अब स्मॉल कैप से निकलकर मिड कैप कंपनियों की ओर बढ़ रहा था। उसने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसे उसने द मिरर स्ट्रैटेजी नाम दिया। वो अपनी कंपनियों के बीच व्यापार का ऐसा भ्रम पैदा करता कि ऑडिटर्स को भी लगता कि पैसा असली है, जबकि वो केवल एक चक्रव्यूह में घूम रहा था। माया से मुलाकात। एक शाम
ताज होटल के लाउंज में विक्रांत की मुलाकात फिर से माया से हुई। इस बार माया के पास केवल सवाल नहीं, बल्कि कुछ सबूत भी थे। उसने विक्रांत की ओर एक फाइल बढ़ाई। विक्रांत, तुमने जिन कंपनियों के साथ ट्रांजैक्शन दिखाए हैं, उनमें से 3 कंपनियों का पता पनामा के एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स का है। क्या तुम वाकई भविष्य बेच रहे हो या बस लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हो? माया की आवाज में एक ठंडी चुनौती थी। विक्रांत विचलित नहीं हुआ। उसने शांति से अपनी कॉफी पी और कहा, माया, शेयर बाजार एक सर्कस है। लोग यहां सच देखने नहीं, जादू देखने आते हैं। जब तक उन्हें जादू दिख रहा है और पैसा बन रहा है, तब तक कोई शिकायत नहीं करेगा। जिस दिन जादू खत्म होगा, उस दिन हम बात करेंगे। माया ने उठते हुए कहा, जादूगर अक्सर अपने ही खेल में फंस जाते हैं विक्रांत, ध्यान रखना। माया के जाने के बाद विक्रांत को समझ आया कि उसे अब और ऊंचे रसूख वाले लोगों की जरूरत है। उसने मिस्टर खन्ना के जरिए दिल्ली के कुछ प्रभावशाली लोगों से संपर्क किया। उसने एक नई योजना बनाई, प्रोजेक्ट भारत। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी जो कागजों पर तो बहुत बड़ी थी, लेकिन हकीकत में उसके पास केवल एक पुराना ऑफिस था। विक्रांत ने इस कंपनी के जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग का एक ऐसा जाल बुना जहां उसे पहले से पता होता था कि सरकार किस सेक्टर में सब्सिडी देने वाली है। अब विक्रांत केवल एक ट्रेडर नहीं था, वो मार्केट मेकर बन चुका था। वो रात को जो तय करता, सुबह बाजार उसी दिशा में मुड़ जाता। लेकिन इसी सत्ता के बीच उसे ये नहीं पता था कि सेबी के गलियारों में एक नया अधिकारी, राघव, उसके हर ट्रांजैक्शन पर करीब से नजर रख रहा था। राघव वो इंसान था जिसे खरीदा नहीं जा सकता था। विक्रांत अब सीधे तौर पर सामने आना बंद कर चुका था। उसने बाजार में अपनी एक ऐसी छवि बना ली थी कि लोग उसे केवल वी के नाम से जानते थे। उसने एक प्राइवेट चैट नेटवर्क बनाया जहां वो चुनिंदा बड़े ब्रोकर्स को निर्देश देता था। उसका अगला निशाना था इंडस स्टील। ये एक पुरानी और प्रतिष्ठित कंपनी थी, लेकिन विक्रांत जानता था कि कंपनी के भीतर प्रमोटर्स के बीच झगड़ा चल रहा है। उसने इस कमजोरी का फायदा उठाया। उसने चुपके से मार्केट से कंपनी के शेयर बेचना शुरू कर दिया और साथ ही साथ समीर के जरिए सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैला दी कि कंपनी दिवालिया होने वाली है। बाजार में वी का खौफ इतना था कि जैसे ही उसने बेचना शुरू किया, दूसरे निवेशक भी घबराकर अपने शेयर बेचने लगे। देखते ही देखते जो शेयर 800 रुपए का था, वो 300 रुपए पर आ गया। विक्रांत ने करोड़ों कमाए, लेकिन इस खेल में हजारों आम लोगों की जमा पूंजी जलकर राख हो गई। विक्रांत का आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था। उसने अपनी अब तक की सबसे बड़ी चाल चलने का फैसला किया। उसने एक खोखली टेक कंपनी चुनी, क्वांटम टेक। इस बार उसने केवल अफवाहों का सहारा नहीं लिया, बल्कि नकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के डेमो दिखाए। माया, जो विक्रांत पर लगातार नजर रख रही थी, उसे इस खेल की बू आ गई थी। उसने विक्रांत को चेतावनी देने की कोशिश की कि वो सीमा पार कर रहा है, लेकिन विक्रांत ने उसे अनसुना कर दिया। उसने कंपनी के शेयर को 20 रुपए से 2000 रुपए तक पहुंचा दिया। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बबल था। पूरे देश के लोग क्वांटम टेक के पीछे पागल थे। रिक्शा चलाने वालों से लेकर बड़े डॉक्टरों तक सबने अपना पैसा इसमें झोंक दिया था। विक्रांत बस उस सही पल का इंतजार कर रहा था जब वो ट्रिगर दबाए और सब कुछ डंप कर दे। पहला खून, ईमानदारी की कीमत। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक अंधेरा भी था। सेबी का एक युवा और ईमानदार डेटा एनालिस्ट, आकाश, क्वांटम टेक के ट्रांजैक्शन पैटर्न को पकड़ चुका था। उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उसने सीधे तौर पर विक्रांत आर्या और उसकी शेल कंपनियों का नाम लिखा था। आकाश ने वो फाइल राघव, सीबीआई ऑफिसर तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत के जासूस हर जगह थे। एक बरसाती रात में जब आकाश फाइल लेकर जा रहा था,
एक बेकाबू ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। वो हादसा नहीं था, वो एक सुनियोजित कत्ल था। अगले दिन अखबारों में खबर आई, सेबी अधिकारी की सड़क दुर्घटना में मौत। लेकिन राघव को पता था कि ये हादसा नहीं है। विक्रांत ने अब एक ऐसी लकीर पार कर ली थी जहां से वापस जाना मुमकिन नहीं था। आधी रात की डील, विदेशी फंड हाउस का खेल। आकाश की मौत के बाद विक्रांत को लगा कि उसने सबसे बड़े खतरे को हटा दिया है। उसे अपनी ताकत का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने अब भारत से बाहर हाथ पांव मारने शुरू किए। उसने सिंगापुर के एक बड़े हेज फंड, ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट के साथ गुप्त डील की। योजना ये थी कि विदेशी निवेशक भारतीय बाजार में भारी पैसा झोंकेंगे, जिससे इंडेक्स निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच जाए। जैसे ही इंडेक्स शिखर पर पहुंचेगा, विक्रांत और उसके विदेशी साथी अपनी सारी होल्डिंग्स बेच देंगे और बाजार को क्रैश कर देंगे। इस खेल को द ग्रेट एग्जिट का नाम दिया गया। आधी रात को दुबई के एक होटल में ये डील पक्की हुई। विक्रांत को लगा कि उसने दुनिया मुट्ठी में कर ली है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ग्लोबल एसेट के बोर्ड रूम में राघव का एक खबरी बैठा था। संदेह के घेरे में सेबी की रेड। राघव को सबूत मिल चुके थे कि विक्रांत का पैसा विदेशी रास्तों से वापस भारत आ रहा है। राउंड ट्रिपिंग। उसने एक सुनियोजित तरीके से फीनिक्स कैपिटल के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी रेड शुरू की। जब पुलिस और सेबी की टीम विक्रांत के दफ्तर पहुंची तो वहां अफरा तफरी मच गई। समीर ने तुरंत सर्वर को वाइप करने की कोशिश की, लेकिन राघव ने पहले ही डिजिटल फॉरेंसिक टीम तैयार रखी थी। हालांकि विक्रांत वहां नहीं मिला, लेकिन राघव के हाथ एक ऐसी डायरी लगी जिसमें वी के उन सभी संपर्कों के नाम थे जो सत्ता के गलियारों में बैठे थे। विक्रांत अब अंडरग्राउंड हो चुका था। वो मुंबई के किसी गुमनाम पेंटहाउस से अपना खेल चला रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, अब केवल हमला ही एकमात्र विकल्प है। शतरंज की बिसात, अपनों का ही शिकार। घिरते हुए विक्रांत ने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने अपनी टीम के सबसे वफादार साथी समीर को ही बलि का बकरा बनाने का फैसला किया। उसने ऐसे सबूत प्लान किए जिससे सारा दोष समीर पर मढ़ दिया जाए कि वही द इनविजिबल ऑपरेटर है, और विक्रांत तो खुद उसका शिकार हुआ है। उसी रात विक्रांत ने माया को फोन किया। माया, तुम सच चाहती थी ना? कल सुबह दलाल स्ट्रीट पर वो सच सामने आएगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैं तुम्हें एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दे रहा हूं, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें इसे लाइव टेलीकास्ट करना होगा। माया को लगा कि ये विक्रांत का सरेंडर है, लेकिन राघव को एहसास था कि ये किसी बहुत बड़े धमाके की तैयारी है। विक्रांत उस ब्लैक मंडे की नींव रख रहा था जहां वो खुद को बचाकर पूरे सिस्टम को राख करने वाला था। ब्लैक मंडे, इतिहास की सबसे बड़ी तबाही। सोमवार की सुबह 9:15 बजे जैसे ही मार्केट खुला, स्क्रीन पर खून की होली शुरू हो गई। विक्रांत ने ग्लोबल एसेट के साथ मिलकर एक साथ 20,000 करोड़ रुपए के शेयर बाजार में डंप कर दिए। पूरे देश के ट्रेडिंग टर्मिनल्स फ्रीज होने लगे। सेंसेक्स 5 मिनट के भीतर 4,000 अंक नीचे गिर गया। आम निवेशक टीवी स्क्रीन के सामने सुन खड़े थे। लोग चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, लेकिन विक्रांत अपने कंट्रोल रूम से ये तबाही देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। उसने केवल पैसा नहीं कमाया था, उसने पूरे देश के भरोसे का कत्ल कर दिया था। राघव के पास अब केवल कुछ ही घंटे थे विक्रांत को रोकने के लिए, वरना भारत की अर्थव्यवस्था दशकों पीछे चली जाती। गद्दार कौन? जब बाजार गिर रहा था, विक्रांत को एक फोन आया। वो समीर था, जिसे विक्रांत ने बलि का बकरा बनाया था। समीर ने भागने के बजाय राघव से हाथ मिला लिया था। समीर ने शांत आवाज में कहा, विक्रांत, तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारा मोरा हूं। तुमने मुझे डेटा सिखाया था,
और मैंने उसी डेटा में एक किल स्विच डाल दिया है। अचानक विक्रांत की स्क्रीन काली पड़ गई। उसके सारे बेनामी विदेशी अकाउंट्स फ्रीज हो गए। वो पैसा जो उसने बाजार गिराकर कमाया था, वो अब उसके हाथ से निकलकर एक सरकारी रिकवरी फंड में जा रहा था। विक्रांत का अपना ही सिस्टम उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। दलाल स्ट्रीट की होली। बाजार में अफरा तफरी के बीच दंगा भड़क उठा। गुस्साई भीड़ ने फीनिक्स कैपिटल के दफ्तर को घेर लिया। वहां काम करने वाले कर्मचारी जान बचाकर भाग रहे थे। विक्रांत अब एक चूहे की तरह फंस चुका था। उसने अपने वफादार बाउंसरों को पीछे छोड़कर पिछले दरवाजे से भागने की कोशिश की। राघव अपनी टीम के साथ दफ्तर की बिल्डिंग में घुस चुका था। गोलियों की आवाज और टूटते शीशों के शोर के बीच विक्रांत एक कार में बैठकर अंधेरी गलियों की ओर निकल गया। भागम भाग। अगले 48 घंटों तक विक्रांत मुंबई की झुग्गियों और पुराने गोदामों में छिपता रहा। उसका फोन बंद था। उसके क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक थे। वो शख्स जो कल तक करोड़ों की बात करता था, आज एक वड़ा पाव खरीदने के लिए अपनी सोने की घड़ी गिरवी रख रहा था। उसे एहसास हुआ कि बाजार में लिक्विडिटी की असली कीमत क्या होती है। आखिरी शिकार, बदले की आग। विक्रांत को लगा कि माया ने उसे धोखा दिया है। उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत का इस्तेमाल कर माया को एक पुराने लाइट हाउस पर बुलाया। उसके पास एक रिवॉल्वर थी। उसने माया से कहा, तुमने मुझे खत्म किया, अब मैं इस कहानी को ही खत्म करूंगा। लेकिन माया डरी नहीं। उसने अपनी जेब से एक रिकॉर्डर निकाला और कहा, विक्रांत, कहानी मैंने नहीं, तुम्हारे लालच ने खत्म की है। डिजिटल फुटप्रिंट्स। जैसे ही विक्रांत ट्रिगर दबाने वाला था, चारों तरफ से फ्लैशलाइट्स चमकी। राघव वहां पहुंच चुका था। समीर ने विक्रांत के लैपटॉप के जीपीएस के जरिए उसे ट्रैक कर लिया था। राघव ने चिल्लाकर कहा, विक्रांत, हाथ ऊपर करो। तुम्हारी डिजिटल सल्तनत अब जेल की चार दीवारी में सिमट गई है। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए रिवॉल्वर अपनी कनपटी पर रख ली, लेकिन राघव ने समय रहते उसे दबोच लिया। कोर्टरूम ड्रामा। पूरा देश इस केस को देख रहा था। विक्रांत आर्या के वकील ने तर्क दिया कि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा, उसने बस बाजार की कमियों का फायदा उठाया। लेकिन जब राघव ने आकाश की वो आखिरी फाइल पेश की जिसमें विक्रांत के हत्या की साजिश के सबूत थे, तो कोर्ट में सन्नाटा छा गया। विक्रांत को उम्र कैद और 10,000 करोड़ रुपए का जुर्माना सुनाया गया। कहानी का अंत 5 साल बाद का है। विक्रांत जेल में है, पुराना और कमजोर। राघव उससे मिलने आता है। राघव पूछता है, क्या तुम्हें पछतावा है? विक्रांत बस एक पर्ची राघव की ओर बढ़ाता है। उस पर एक नई कंपनी का नाम लिखा था जो शेयर बाजार में तेजी से बढ़ रही थी। विक्रांत धीरे से बोला, मैंने तो बस रास्ता दिखाया था राघव, असली मैनिपुलेटर तो अभी भी बाहर है। देखो, बाजार फिर से ऊपर जा रहा है। राघव जेल से बाहर निकलता है और स्क्रीन पर देखता है, एक और बबल बन रहा था। शेयर बाजार का खेल कभी खत्म नहीं होता, बस चेहरे बदल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले कहानी के साथ। तब के लिए अलविदा।